हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यहां पे दो सीरीज में लेकर के चल रहा हूं आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्जामिनेशंस हैं लेवल 1। इसमें जीके और जीएस से एक सीरीज जीके और जीएस की लेकर के चल रहा हूं और एक साइंस की सीरीज चल रही है। तो इसी संदर्भ में आज आरआरबी ग्रुप डी टॉप 25 क्वेश्चंस जीके जीएस 2025 के जो एग्जामिनेशंस हैं इसके लिए एमसीक्यूज और ये इसका जो है वो इस सीरीज का ये जो है वो पहला सेट जो है वो आपके सामने आज मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। अभी तक आपको 10 से 11 टेस्ट जो है वो मैं अभी तक प्रोवाइड करवा चुका हूँ वो सेट प्रैक्टिस के माध्यम से, लेकिन ये जो आज वाली सीरीज है ये जो है वो टॉप एक्सपेक्टेड 25 सीरीज लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। ओके फ्रेंड्स, प्रत्येक वीडियो की शुरुआत में जो है मैं एक छोटा सा पेप टॉक आपको देता हूं। तो आज का जो है वो पेप टॉक अपलॉडिंग सेंटेंस जो है वो आपके लिए ये है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जीत और हार जीवन के दो पहलू और ये बहुत कुछ आपके सोच पर जो है वो आपकी सोच पर जो है वो ये चीज़ें जो है वो निर्भर करती है। तो किसी ने खूब कहा है जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। ओके, मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। ओके, जीतने के लिए जो है वो हमें ठानना होता है। मानसिक रूप से हम अगर अपने आप को हारा हुआ मान लेते हैं तो यही हमारी पराजय का जो है वो कारण बनता है। ओके फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं आपको उचित मार्गदर्शन वही देंगे जो स्वयं सेलेक्टेड हो। तो मैं आपको उचित मार्गदर्शन देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूं। और चूंकि आई एम इन इंडियन रेलवेज एंड आई नो, हमें ये पता है कि सिलेक्शन जो है वो किस तरीके से लेना है। ओके, आप थंबनेल में देख रहे हैं कि लक्ष्य भेदन की तस्वीर बनी हुई है, तो इसे मैं इसलिए देता हूं कि इसलिए मैं लाया हूं कि आप इसे देख करके और अपने आप को हमेशा जो है वो इनर्जाइज और बूस्ट करते रहेंगे। किसी भी प्रतियोगिता को जीतने के लिए हमें उसके सेंटर पॉइंट पर हिट करना होता है। ओके, तो यहाँ पर भी कंडीशन सेम है और आपको इस जगह पे जो है वो हिट करना ही होगा। ओके फ्रेंड्स, क्यों बहुत सारे बच्चे जो है वो एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, परंतु सिलेक्शन उन्हीं को मिलती है जो उचित मार्गदर्शन और कठोर परिश्रम के द्वारा अपने आप को साध रहे होते हैं। तो मैं आपका फ्रेंड एसपी सिंह और जो कि एक टीचर और एजुकेटर और मोटिवेटर भी हूँ, आपको उचित मार्गदर्शन दे रहा हूँ और मेहनत आपकी होनी चाहिए। ओके, आप मेहनत करें और मैं आपको उचित मार्गदर्शन दूंगा और ये दोनों मिलकर के आपको सफलता की ऊंचाई तक ले जाएंगे। ओके, चलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं और कहाँ से आप इन क्लास को देख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कभी कभी लाइव क्लास के तौर पे मैं प्रीमियर क्लास यहाँ पर लाता हूँ, तो 7:05 से आप लोग बिल्कुल कलम कॉपी और किताब लेकर के बैठ जाएँ। ओके, और अपने स्कोर को जो है वो वहाँ पर देखें और जब क्लास पूरी हो जाती है तो आप अपने स्कोर को जरूर बताएं कि आपने इस क्लास में अपने स्कोर कितना किया है। ओके, इस तरह से ये स्कोर बूस्टर का ये क्लास जो है वो स्कोर बूस्टर का काम करेगी और आप जो है वो आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आपने तैयारी करी है और अभी तक आपके जो है वो लेवल क्या है। ओके, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? फ्रेंड्स, ये थे ट्रिगवेली। ओके, ये ट्रिगवेली तो थे लेकिन इसके सारे में बहुत इनसे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो ये क्लास जो है वो आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि सारे जो है वो फैक्ट्स को मैं यहाँ पर क्लियर करवाता हूँ। बहुत सारे को रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनेशंस में एराइज होने की संभावनाएं होती हैं यहाँ पर से, तो क्लास को जो है वो बिल्कुल भी आप स्काइप नहीं करेंगे। ओके, और जो सारे फैक्ट्स मैं पढ़ाता हूं तो बहुत ही रिसर्च के बाद इन फैक्ट्स को मैं लाता हूं, तो इसे आप देखते चलेंगे। ओके, ट्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव और उनका कार्यकाल जो एग्जामिनेशंस में कई बार पूछ लिया गया है, तो उनका कार्यकाल
1946 से लेकर के 1952 तक रहा। उन्होंने संगठन की प्रारंभिक संरचना और नियमों को विकसित किया और कोरियाई युद्ध के दौरान जो है वो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भी क्वेश्चंस कई बार कितने ही बार एग्जामिनेशंस में देखा गया है। तो आप उन सारे फैक्ट्स को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चंस एराइज होते हैं। ओके, तो ये क्लास जो है वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द यूएन सेक्रेटरी काउंसिल? तो ये 5 जो है वो 5 सदस्य जो है वो इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं और 10 जो है वो अस्थायी सदस्य इसमें हैं। तो इनकी व्याख्या में मैंने प्रस्तुति दे दी है यहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य, ओके, और 15 सदस्यों में 5 तो अस्थायी हैं और 10 जो है वो अस्थायी सदस्य जो है वो हैं। तो इन दोनों तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे। अस्थायी सदस्य जो है वो इनके कौन कौन हैं, इन्हें याद रखेंगे। यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन, ये जो है वो इनके अस्थायी सदस्य हैं। ओके, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द यूएन जनरल असेंबली हेल्ड? ओके, तो ये जो है वो लंदन में हुई थी। कब हुई थी, थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुई थी। कब? 10 जनवरी 1946 को लंदन में। इसमें 51 देशों ने भाग लिया था। ओके, ये बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन से राइज हो रहे हैं यहाँ पर। इसमें 51 देशों ने भाग लिया। इस बैठक में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चयन हुआ और संयुक्त राष्ट्र के प्रारंभिक कार्य के नियम जो है वो इस बैठक में जो है वो तय किए गए थे। ओके फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? ये जो है वो 1 ईयर का होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वो 1 वर्षों का होता है। तो फैक्ट्स यहाँ पर से देखें। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है। हर वर्ष जो है वो नया अध्यक्ष विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के बीच रोटेशन के आधार पर चुना जाता है। ओके, और अध्यक्ष जो है वो महासभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और संगठन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करता है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनेशंस में 5 इयर्स दे करके बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लाया और आपको इसकी व्याख्या दे दी है। ओके, संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक ध्वज फ्लैग जो है वो किस रंग का होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ द ऑफिशियल फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड नेशन? ये जो होता है नीला और सफेद कलर का होता है। ये दोनों के बहुत बड़े मायने हैं। तो क्या पूछे, देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के झंडे की पृष्ठभूमि जो है वो हल्के नीले रंग की होती है, जिस पर विश्व का मानचित्र जो है वो मैप ऑफ द वर्ल्ड और जैतून की शाखाएं ओलिव ब्रांचेज बनी होती है। ये भी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के जो झंडा है इस पे क्या बना हुआ है? तो मैप ऑफ द वर्ल्ड इस पर बना हुआ है और ओलिव की जो है वो ब्रांचेज इस पर बनी हुई है। नीला रंग जो है वो शांति का प्रतीक और जैतून की शाखाएं मित्रता और सद्भावना का संकेत जो है वो देती हैं। तो ये बहुत लंबी व्याख्या और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से राइज हो रहे हैं। वेटिंग फॉर गोदो, ओके, किसकी प्रसिद्ध नाट्य कृति है? वेटिंग फॉर गोदो इज ए फेमस प्ले रिटन बाय हुम? ये जो है वो सैमुअल बेकेट, ओके, सैमुअल बेकेट के द्वारा जो है वो इसकी रचना की गई थी। और क्या है इस बुक में? वेटिंग फॉर गोडो 20वीं शताब्दी का एक प्रख्यात एब्सर्ड ड्रामा। इसमें 2 पात्र व्लादिमीर और एस्ट्रोगन है। ओके, एक रहस्यमय व्यक्ति गोदो का जो है वो इंतजार करते हैं जो कभी आता नहीं। यह नाटक आधुनिक जीवन की निरर्थकता और अस्तित्ववाद, ओके, की अवधारणा को जो है वो उजागर करता है। ओके, तो बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पर और ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप इस पर ध्यान देंगे। एना करेनिना किस प्रसिद्ध रूसी लेखक की जो है वो कृति है? एना करेनिना इज रिटन बाय विच फेमस रशियन ऑथर? ये हैं लियो टॉल्स्टॉय। और रसिया में इनकी बहुत बड़ी भूमिका साहित्य के क्षेत्र में। अन्ना करेनिना प्रेम, समाज और नैतिकता पर आधारित एक क्या है? रूसी उपन्यास है फ्रेंड्स। इसमें अन्ना नामक महिला के जीवन के माध्यम से उस समय के रूसी समाज की जटिलताएं जो है वो दिखाई गई हैं। इसे दुनिया के सबसे महान उपन्यासों में जो है वो गिना जाता है। ओके, तो आप देख रहे हैं बहुत सारे फैक्ट्स एराइज होते हुए और आई नो आपको ये क्लास बहुत अच्छे लगते हैं और
पूरे देश से जो है वो अप्रिसिएशन मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ से तैयारियाँ कर रहे हैं और बहुत ही रिसर्च के बाद मैं इन सारे क्वेश्चंस को लाता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से राइज होते हैं। वॉर एंड पीस किसने लिखी है? हु रोट वॉर एंड पीस? वंस अगेन दिस इज द वर्किंग ऑफ लियो टॉलस्टॉय। ये लियो टॉलस्टॉय की कृति। और क्या इसमें वॉर एंड पीस रूस और नेपोलियन के युद्धकालीन घटनाओं पर आधारित। इसमें युद्ध, प्रेम और समाज के गहरे दर्शन को टॉलस्टॉय ने जो है वो बखूबी प्रस्तुत किया है। ओके, ये जो है वो वॉर एंड पीस यह विश्व साहित्य की सबसे महान रचनाओं में गिनी जाती है। तो इन सारे तथ्यों को जो है वो आप ध्यान में रखेंगे कि इसका थीम क्या है और इसके कंटेंट क्या है, ये सारे पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये तो बहुत दिनों से प्रचलन में है कि लियो टॉलस्टॉय जो है वो वॉर एंड पीस के लेखक हैं, बट जो ये पुस्तक है वॉर एंड पीस, इसका जो है वो सब्जेक्ट क्या है? ओके, तो इन सारी चीज़ों को मैंने इसमें शामिल किया है, इसलिए जो है वो क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये द 5th ऑफ जून को, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5th जून एवरी ईयर। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कई बार एग्जामिनेशंस में इसकी शुरुआत के बारे में पूछ लिया जाता है। ओके, 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण के संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण के प्रति जो है वो लोगों को जागरूकता फैलाना है। तो इकोसिस्टम को जो है वो संरक्षित रखने के लिए जो है वो हम ऑब्जर्व किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ओके, तो सारे फैक्ट्स आपके सामने प्रस्तुत। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 12th ऑफ जनवरी। क्यों इनके जन्म दिवस पे? ये पूछा जाता है कई बार एग्जामिनेशंस में। नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड ऑन 12th जनवरी। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, बॉर्न इन 1863। 1863 ईस्वी में जो है वो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड दिस डे एज नेशनल यूथ डे इन 1984। हाँ, देख लीजिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से राइज हो गए। 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। 12 जनवरी को जो है वो नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व किया जाता है भारत में। और क्यों, कब से? 1984 में। ओके, 1984 में जो है वो भारत की सरकार ने इसे जो है वो नेशनल यूथ डे डिक्लेयर किया था। तो ये 3 क्वेश्चंस आप यहाँ से और इसमें इंक्लूड कर लेंगे। हम स्वामी विवेकानंद जो है वो भारत के युवाओं के दिलों में वास करते हैं। इनका उद्देश्य, उनका मेन उद्देश्य था युवाओं में देशभक्ति, सेवा भावना और आत्मविश्वास को जगाना, और यही उद्देश्य भारत सरकार की भी रही है। 1984 के बाद जो है वो 1984 में 12 जनवरी के दिन जो है वो इसे जो है वो डिक्लेयर किया गया नेशनल यूथ डे। ओके, नेक्स्ट, शेरशाह सूरी ने कौन सी प्रसिद्ध सड़क बनवाई थी? ग्रैंड ट्रंक रोड और GT रोड के बारे में कुछ फैक्ट्स जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये फैक्ट्स जो है वो इस क्लास को विशेष बनाता है। शेरशाह सूरी कार्यकाल कब से कब तक रहा भारत में? मात्र 5 सालों के कार्यकाल में इसने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। पटना से पेशावर तक फैली नहीं, ये GT रोड जो है वो पटना से हाँ, तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया और 1540 से 1545 ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। वेस्ट बंगाल से जो है वो पटना तक फैली हुई। उसने सड़कों के किनारे क्या बनाए? सराय बनाए, कुएं और पेड़ लगवाए ताकि यात्रियों को सुविधा हो। रुपया नामक चांदी का सिक्का जो है वो इसने चलवाया। तो इन सारे फैक्ट्स पर ध्यान दें। हुमायूं को किसने हराकर दिल्ली से निकाला था? यह शेरशाह सूरी है ना। कब? 1539 ईस्वी के चौसा के युद्ध और 1540 ईस्वी के कनौज के युद्ध, ये दोनों युद्ध जो एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हें शामिल किया। शेरशाह सूरी, हुमायूं ने जो है वो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके भारत से भगाया। हुमायूं को भारत छोड़ करके भागना पड़ा। कहाँ? ईरान भागना पड़ा। बाद में शेरशाह ने दिल्ली पर शासन किया और उसने जो है वो क्या क्या सुधार किए? सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, डाक व्यवस्था जो है वो इंट्रोड्यूस किया और भूमि सुधार प्रणाली जो है वो इसने लागू किए। तो इन सारे तथ्यों को आप देखते चलेंगे। ओके,
अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की? इन विच ईयर डिड अकबर इंट्रोड्यूस द दीन ए इलाही? ये 1582 ईस्वी में जो है वो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। अकबर ने 1582 में एक नया धर्म दीन ए इलाही इंट्रोड्यूस किया, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों की अच्छाइयों को एक मंच पर जो है वो लाना था। ओके, इस धर्म में क्या क्या चीजें थी? सूफीवाद, हिंदू, जैन और इस्लामी विचारों का मिश्रण था। हालांकि यह धर्म अकबर की मृत्यु के बाद समाप्त हो गया, क्योंकि बहुत कम लोगों ने इसे अपनाया था और इसे अपनाने वाले पहले व्यक्ति जो है वो बीरबल थे। ओके, नवरत्न किस मुगल शासक के दरबार में थे? नवरत्न 9 gems were in the court of which मुगल emperor ruler? तो ये अकबर के दरबार के ही नवरत्न थे। और कौन कौन थे नवरत्न इन्हें आप देखेंगे। अकबर के दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्हें नवरत्नों की संज्ञा दी गई थी। इनमें शामिल थे कौन कौन? बीरबल, ओके, ये हास्य व बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध तानसेन संगीतकार, अब्दुल रहीम खान खाना कवि, अबुल फजल इतिहासकार, फैजी विद्वान, राजा टोडरमल राजस्व मंत्री, राजा मानसिंह सैन्य के प्रमुख, फकीर अजियाद्दीन धर्माचार्य थे और मुल्ला दो प्याजा ये राजनीतिज्ञ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 gems ओके अकबर के दरबार में थे। ये 9 को जो है वो आप याद रखेंगे, और क्योंकि एग्जामिनेशंस में जो है वो इन्हें कई बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इसकी विस्तृत व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। भारत में सबसे गहरी झील कौन सी है? विच इज द डीपेस्ट लेक इन इंडिया? ये है सोमोरिरी और ये चांगपा झील है। ओके, कहाँ पे ये? चांगपा झील, सोमोरिरी, ये लेह लद्दाख में स्थित, और इसकी अधिकतम गहराई जो है वो लगभग 40 मीटर। ज्योग्राफी में इसे हाई एल्टीट्यूड लेक और भारत की सबसे गहरी झील के रूप में वर्णित किया गया है। सबसे ऊंचाई पर भी है और सबसे गहरी झील भी जो है वो भारत में ये है। ओके, तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? थ्रू विच स्टेट्स डज द कावेरी रिवर फ्लो? ओके, ये कर्नाटक और तमिलनाडु 2 स्टेट्स होकर गुजरती है, और इन दोनों के बीच ही कन्फ्लिक्ट भी है इस नदी को लेकर के। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में गिरती है। ओके, इसे पेनिनसुलर इंडियाज इंपॉर्टेंट रिवर के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो ये तो बिल्कुल नॉन फैक्ट्स है। भारत में पश्चिमी चक्रवात वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मुख्यतः किस क्षेत्र में वर्षा लाते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में बी ब्रिंग रेनफॉल टू विच रीजन? ये भारत के उत्तर पश्चिम भारत में जो है वो इनसे जो है वो वर्षा होती है। और कुछ फैक्ट्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सर्दियों में पाकिस्तान और भूमध्य सागर से आती है। ओके, ये कहाँ से आती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हवाएं पाकिस्तान और भूमध्य सागर से आती है, और पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पश्चिमी भारत में हल्की और मध्यम वर्षा जो है वो लाती है। विंटर रेनफॉल सोर्सेस फॉर नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए जो है वो इन्हें संज्ञा दी गई है। तो इन फैक्ट्स के बारे में खास करके ये कहाँ से आती हैं? पाकिस्तान और भूमध्य सागर से आती हैं, और भारत के जो है वो उत्तर पश्चिम भारत में हल्की वर्षा से लेकर के मध्यम वर्षा जो है वो इसके द्वारा जो है वो की जाती है। ओके, भारत का सबसे नम और सबसे सूखा क्षेत्र कौन सा है? विच इज द वेटेस्ट एंड ड्राइएस्ट रीजन ऑफ इंडिया? दोनों के बारे में पूछ रहा है। तो आसाम सबसे भीगा प्रदेश और राजस्थान जो है वो सबसे सूखा प्रदेश है। ओके, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी अब जो है वो माशिनराम जो है वो है, और ये असम में ही है। राजस्थान भारत का सबसे सूखा क्षेत्र द डेजर्ट, इसे एक्सट्रीम रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। ओके, तो ये सबसे भीगा प्रदेश और ये सबसे सूखा प्रदेश, दोनों के बारे में जानकारियाँ। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच से बचाना। हाँ, तो फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए फायरवॉल? तो ये जो है वो नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच से बचाता है, प्रोटेक्ट्स
नेटवर्क फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्यूटर के लिए। ओके फ्रेंड्स, ये है 22nd क्वेश्चन और इतना ही मैंने आज शामिल किया। आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इसे बढ़ाऊंगा। तो ये 22वीं क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ओके क्या है, अर्थव्यवस्था का प्रमुख 3 क्षेत्र कौन से हैं? व्हाट आर द 3 मेन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक हैं। यही जो है वो अर्थव्यवस्था के, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो है वो तीनों क्षेत्र हैं। ओके तो फ्रेंड्स, क्या देखा आपने यहाँ पर? लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस प्रत्येक सेट में होते हैं और इनकी जब व्याख्या प्रस्तुत की जाती है तो क्वेश्चंस की संख्या जो है वो बढ़ करके हो जाती है लगभग 100। कहने का मतलब कि मेरी प्रत्येक वीडियो में आप कितने क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं? लगभग 100 क्वेश्चंस को आप अंडरमाइंड कर रहे हैं। ये क्विक रिवीजन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशंस बिल्कुल एट हैंड हो गए हैं और बहुत कम समय बचे हैं। तो इस तरह की चीज़ें ला करके मैं आपको जल्द से जल्द आपकी तैयारी को पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो क्या आपको करना क्या है? बस चीज़ें जितनी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं इस चैनल के माध्यम से उतना पढ़ें। ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी बुक्स को पढ़ लिए तो ऐसा कुछ नहीं होता। चीज़ें वही पढ़ें जो ऑथेंटिक हो, उसकी व्याख्याओं के साथ पढ़ें, उससे कोरिलेटेड क्वेश्चंस जो मैं आपको पढ़ाता हूँ सिर्फ उतना पढ़ें। वीडियो जो मैं स्टार्ट करता हूँ इसके पहले पेन और पेंसिल लेकर के बैठ जाएँ। जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसके साथ साथ जो है वो आप स्कोर करें, फाइनल स्कोर को देखें और कमेंट्स बॉक्स में उसे आप ज़रूर बताएं। इससे ये पता चलेगा कि आप की तैयारी जो है वो किस स्तर की है। और इन शुभकामनाओं के साथ कि इस एग्जामिनेशंस में आपको सफलता मिले, मैं आपको पहले ही अग्रिम बधाई दे रहा हूँ। ओके, और चलते चलते एक बार फिर से ये कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में ये बताएं कि आप कौन हैं, कहाँ से, अपने नाम को लिखें और ये भी बताएं कि फ्रॉम विच सिटी यू आर वाचिंग दिस क्लास। और फुल डेडिकेशन के साथ जो मैं क्लासेस लाता हूँ इसे पढ़ें। और यूट्यूब पे थोड़ी देर से मैं आया हूँ, बार बार ये बताता हूँ, परंतु पूरी तैयारी के साथ और आप बच्चों के कल्याण के लिए आया हूँ। ओके, अपने सारे अनुभवों को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में आप सफल होंगे। ओके, क्योंकि मैं एक टीचर और एक मोटिवेटर भी हूँ जो आपको पढ़ाता भी हूँ और आपको मोटिवेट भी करता हूँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।